गुड इवनिंग। अब हम लोग डिस्कस करने वाला है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरह का होता है। तो बेसिकली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रिटन और अनरिटन। रिटन का मतलब ऐसा लगता है कि लिखित होगा, अनरिटन का लगता है कि लिखित नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हम लोग समझते हैं इस आधार पे कि ये दोनों आपस में डिफरेंट कैसे हैं। ठीक है, तो अगर हम एक एक शुरुआत से ले तो पहला ये पॉइंट है कि प्रोविजंस आर क्लासिफाइड इनटू अ सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट। मतलब कि एक बुक है जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस लिखे हुए मिलेंगे। कहाँ पे? जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इंडिया को आप ले सकते हैं। वहाँ पर एक बुक है। अगर आपसे कोई कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे पढ़ना है, तो आप सीधा उस बुक को उठाइए और पढ़ डालिए, आपको पूरा जानकारी हो जाएगा। लेकिन ऑपोजिट जहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कि ऐसी कोई बुक नहीं है। बहुत सारे लॉज हैं, है ना, जिनको कलेक्टिवली कहा जाता है। जैसे यूके इसका एग्जाम्पल है। यूके में 1200 माना जाता है, 1215 में मैग्ना कार्टा वहाँ पे आया था जॉन टू के टाइम पे। और वहाँ से लेके अब तक टिल प्रेजेंट जितने कानून बने हैं सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं, इसलिए उनका कोई सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरी चीज़, इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अगर ये बुक है तो ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे फिनिश हुआ होगा। यानी देर इज अ डेट ऑफ इनेक्टमेंट, एक उस बुक के कंप्लीट होने का टाइम है। जैसे कि भारत का संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को लिखा जा चुका था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो एक एवोल्यूशन हुआ है, 1215 से लेकर अब तक जितने कानून है वहाँ पे सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो धीरे धीरे उनके कानून में भी अलग अलग तरह के बदलाव आए हैं और वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो कोई एक डेट नहीं है जिस पे आप कह सकते हो कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन आया है। फिर तीसरा है डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर लॉज। यानी यहाँ पर बात की जा रही है कि एक हायरार्की है कानून में भी। कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है कि सुप्रीम लॉ है, ऑल अदर लॉज आर सबसर्विएंट। यानी बाकी सारे जितने भी लॉ होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे लॉज के प्रोविजंस को उससे सुसंगत ही होंगे। उसको आप आगे क्रॉस करके नहीं जा सकते, उसके प्रोविजंस को वायलेट नहीं कर सकते। आप उसके प्रोविजंस को या तो और आगे बढ़ा सकते हैं टेकिंग फॉरवर्ड, और या तो उसके भीतर रह के बात कर सकते हैं। अगर हम इसको इंडिया में अप्लाई करें तो और कौन कौन से कानून होते हैं? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, दूसरा जितने भी लेजिस्लेटिव बॉडी है वो जो कानून बनाती हैं वो उसको स्टैट्यूटरी एक्ट्स बोलते हैं। जैसे आरटीआई एक्ट हो गया, मनरेगा हो गया, ये सब स्टैट्यूटरी एक्ट्स में आते हैं। अब सोचिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके नीचे फिर स्टैट्यूटरी एक्ट्स हो गए, फिर म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, फिर उसके अंदर आते हैं तो पंचायती राज गांव में व्यवस्थाएं हैं, है ना, एक शहर में एक गांव में है। फिर अगर अगले स्तर पे जाते हैं तो अपने घर में भी बहुत सारे कानून होते हैं, कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं। जैसे छठ पूजा में कई सारी चीज़ें आपको माननी होती हैं, या हिंदू मैरिजेज में 7 फेरे लेना। तो इनका भी पावर क्या है? लॉ की तरह है। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हायरार्की है, और हर दूसरा जो उससे ऊपर है वो उसको या तो फॉलो करेगा, नहीं तो वो गलत साबित हो जाएगा। जैसे कि अगर बिहार की ले लीजिए, या फिर किसी भी स्टेट के असेंबली का ले लीजिए। स्टेट के असेंबली द्वारा बनाए गया कानून को पंचायती राज में व्यवस्था में वो उसको ओवर रूल नहीं कर सकती, या तो उससे सुसंगत होगी या फिर उसके अंदर ही रह के काम करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लॉ में, यहाँ जितने लॉ हैं सब के सब समान है ना। तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है और ये ऑर्डिनरी लॉ है, नहीं। म्यूनिसिपैलिटी से लेकर जितने भी स्तर के, लोकल हो या फिर रीजनल हो या नेशनल हो, हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट डिस्टिंक्शन है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स पार्लियामेंट। यानी कि अगर भारत का एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं, तो आप देखिए कि हमारी बुक पहले लिखी गई है। बुक ने कहा कि हमारे देश को चलाने के लिए एक पार्लियामेंट चाहिए, एक संसद चाहिए, है ना, जो कि दिन प्रतिदिन नित्य कानून बनाएगी। लेकिन यहाँ पर क्वाइट ऑपोजिट है। यहाँ क्या था? पहले पार्लियामेंट था, और पार्लियामेंट के द्वारा बनाए कानून को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कौन इसमें ज़्यादा पावरफुल बॉडी है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन चाहे तो पार्लियामेंट की जगह कुछ और भी बना सकती है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर चेंजेस कर दिए जाएँ। पर यहाँ पर क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ने हमेशा पार्लियामेंट के द्वारा ही क्रिएट होगा, इसलिए पार्लियामेंट यहाँ बहुत ही पावरफुल बॉडी होती है। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को बनाया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही सुप्रीम लॉ हो गया, है ना। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट इन द सेंस कि उसका सही से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। आपको यहाँ एक जनरल नॉलेज की जरूरत पड़ेगी कि हमारा जो
3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ मेकिंग का, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है, और सही से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, कहीं वायलेशन, ट्रांसग्रेशन, उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए जुडिशरी है। तो जुडिशरी अगर बहुत ज़्यादा वाइडर पावर्स होंगी तभी ये इंश्योर कर पाएगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है। इसलिए जहाँ भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ देखा जाता है कि जनरली जुडिशरी के पास बहुत वाइडर पावर्स होती हैं, लेकिन इसका क्वाइट ऑपोजिट होता है यहाँ पर, क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ ऑल पावरफुल बॉडी और पार्लियामेंट ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसलिए इसके पास जुडिशरी का लिमिटेड पावर्स होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिजिड, फ्लेक्सिबल और बोथ। अब ये कहा गया कि रिटन है तो रिजिडिटी भी होना चाहिए और फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, या दोनों हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो सकते हैं। टाइट इन द सेंस उनको चेंज करने के लिए यू रिक्वायर्ड लार्जर मेजॉरिटी, बहुत ज़्यादा लोगों का कंसेंसस की ज़रूरत होगी। जैसे पार्लियामेंट में है तो 2/3 मेजॉरिटी, बड़ी मेजॉरिटी हो गई, लेकिन वही सिंपल मेजॉरिटी का है कि एक वन हाफ से ज़्यादा कुछ लोग हो गए तो चेंज हो जाएगा, तो फ्लेक्सिबल में आ जाएगा। ऐसा इसलिए रखा जाता है कि कुछ प्रोविजंस की ज़रूरत होती है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत देश का कैरेक्टर निहित होता है, तो देश का कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, नेसेसरली फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट ने जो भी कानून बनाती है वो सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो उसमें डेली दर डेली वो लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि प्रक्रियाएं आसान हो उसको बनाने का। तो यहाँ कानून बनाने की एक ही प्रक्रिया है, जबकि हमारे यहाँ जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाले जितने देश हैं वहाँ अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ भाग रिजिड हो सकते हैं, कुछ भाग फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, या कई देश ऐसे हो सकते हैं जिनका बहुत कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड हो, जैसे यूएस से, और कई कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे भी हो सकते हैं जिनका फ्लेक्सिबल हो, या कुछ एलिमेंट्स फ्लेक्सिबिलिटी की ज़्यादा हो, रिजिडिटी की कम हो, मिक्सचर जैसे इंडिया में। नेक्स्ट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है या यूनिटरी है। फेडरल का भी अब मोटा मोटी मीनिंग ये समझिए कि वहाँ पर 2 पावर सेंटर्स कम से कम हो, जैसे कि भारत में है, एक सेंटर का है और बीच में फिर स्टेट्स हैं। हमारे यहाँ तो 3 टियर भी है, पर 2 टियर तक भी हो तो फेडरल, जनरली उसका सेंस ये लगाया जाता है। आगे और सारे भी फेडरल फीचर्स हैं। और यूनिटरी का मतलब यूके हो गया, उस देश में एक ही सिर्फ पार्लियामेंट है, उसके नीचे बहुत सारे पावर सेंटर्स नहीं है, या पावर वो शेयर नहीं करते हैं, है ना। तो इसलिए जहाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ नेसेसरली यूनिटरी फीचर देखा जाता है ना, और यहाँ पर दोनों ही देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे दोनों अवेलेबल है, इसलिए मैंने दोनों लिखा। यहाँ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पार्लियामेंट हर बार जो भी कानून बनाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, और क्योंकि एक ही प्रक्रिया है बनाने की तो फ्लेक्सिबल भी हो जाएगा, और क्योंकि वो ऑल पावरफुल बॉडी है जिसने खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसलिए एक ही पावर सेंटर रहता है जनरली। तो ये था दोनों तरह के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।